खेतों में 20% लैंड अगर सोलर पैनल से ढक दी जाए तो 20% पानी बच गया और वो पानी बगल के खेत में इस्तेमाल होगा। ਸਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ? मेरे लिए हमेशा एक क्वेश्चन था कि गन्ने के अंदर चीनी तो 1/3 ही है, 2/3 बायोमास है, ये बायोमास का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पूरे सिस्टम में जो फार्म वर्कर्स हैं और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके साथ भी जो है जो जितना न्याय होना चाहिए या जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। आसान नहीं है। शायद आज में जिसे कहा जाए कि 30 साल पहले जैसे मैंने साइकिल पे आके शहर में काम शुरू कर दिया, आज कर पाऊंगा तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? तो 6 टाइम्स इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन ये इकोनॉमी चीनी से नहीं बढ़ेगी, जो चीज़ चीनी नहीं है गन्ने में उससे बढ़ेगी। ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? राजस्थान की सोलर पावर दिन में और रात में हिमाचल की हाइड्रो इलेक्ट्रिक को यूज़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕੁਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਸਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू ਸਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ? देखिए मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करी और 1992 में चंडीगढ़ आया। मेरे फादर यहाँ पहले से ही शुगर इंडस्ट्री के कंसल्टेंट थे, थोड़ा थोड़ा सा उनका हाथ बटाया और 1 साल बाद मैंने अपनी ये कंपनी स्टार्ट करी, स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड। जी शुरुआती दौर में तो सिर्फ ये था कि किसी तरीके से हमको पैसे कमाने हैं, किसी तरीके से अपने परिवार को व्यवस्थित करना है और उसी दौर में जो है 2-3 साल निकल गए। लेकिन इवन पहली बार ही जो हमारा मोटिव था कि हमने क्यों बिजनेस करना है या क्यों काम करना है, तो वो यही था कि एक शुगर फैक्ट्री है, उसमें एनर्जी बचानी है और एनर्जी जिस तरीके से भी बच सकती है, बिजली बचाएं, बायोमास बचाएं, इसी तरफ ध्यान था। लेकिन मुझे शुगर इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, तो मेरे लिए हमेशा एक क्वेश्चन था कि गन्ने के अंदर चीनी तो 1/3 ही है, 2/3 बायोमास है, ये बायोमास का इस्तेमाल नहीं हो रहा। बहुत सारा बायोमास तो खेत पे ही छुड़ जाता है, उसे फैक्ट्री लेती नहीं है और उतना ही बायोमास बॉयलरों में जल जाता है और उससे भी कोई खास वैल्यू नहीं क्रिएट हो रही है। उस जमाने में तो बिजली भी नहीं बनती थी शुगर फैक्ट्री में, सिर्फ अपने काम की बिजली बनती थी, बाकी कोई जो है ना बायोमास जल ही जाता था सारा का। ਜੀ 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 ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੀਲਡ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਪ ਨੌਲੇਜ नहीं है, सौखी परिभाषा डेफिनेशन की है सस्टेनेबिलिटी फील्ड दी? देखिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि हमें मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल पे जाना है जिसमें हमें रिसोर्सेज कम से कम इस्तेमाल करने हैं और प्रॉफिटेबिलिटी पे रहना है। यानी कि हमारा जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और मटेरियल का कंजम्पशन कम होना चाहिए जी। और जो सोसाइटी है वो उसकी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ना कि सिर्फ आज तो प्रॉफिटेबल है और कल वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो जैसे कि हम अपने ये देखें कि एक टाइम था जब आज से कोई 20-25 साल पहले मेरे बैग में एक कंप्यूटर था, एक वीडियो कैमरा था, मोबाइल थे
और बहुत सारे गैजेट्स थे, उसके किताबें थी। आज जो है एक मोबाइल फोन के अंदर सारी किताबें हैं, सारा कुछ है। तो मैं कितना कम मटेरियल यूज करके वही काम कर पा रहा हूँ बहुत कंफर्टेबली, जो कि पिछले टाइम में इतने सारा मटेरियल खर्च करके मैं करता था। तो वी आर बिकमिंग, सोसाइटी इज बिकमिंग लेस मटेरियल सेंसिटिव। और हमें सिर्फ ये बात तो हुई कि हमारे डेली यूज में हम कितना मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, दूसरा ये कि हम फ्यूल कितना खर्च कर रहे हैं, वो फ्यूल कहाँ से आ रहा है, क्या हम फॉसिल फ्यूल्स खर्च कर रहे हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल्स तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमको फॉसिल फ्यूल्स अपने जो ज़मीन से ना निकाल के अपने क्रॉप रेजिड्यूज और बाकी जो रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं उनसे आने शुरू हो जाने चाहिए, जैसे कि सोलर है, विंड है और बायोमास है। इन्हीं के चारों तरफ हमारी दुनिया चलनी चाहिए। हमने जो हमारी खदानें हैं, चाहे वो कोयले की खदानें हों, चाहे वो लोहे की खदानें हों, इन सब का मिनिमम यूज़ करना है या बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जी 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 जी। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ हैंडल करना ईजी लगता है? जी, कोई ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। जैसे मुझे सिर्फ 30 साल पहले के हालात और आज के हालात में कितना फ़र्क है कि 30 साल पहले जब मैं चंडीगढ़ में आया और जो मैंने अपना कंपोनेंट बनाया, बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो ना कास्ट आयरन में बन सकता है, ना ये ब्रास में बन सकता है, ना ये फाइबर ग्लास में बन सकता है। इसको तो इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक में बनना है। और इंजीनियरिंग थर्मोप्लास्टिक बहुत इक्का दुक्का ही चंडीगढ़ में बनाने वाले थे और मैंने उसकी पढ़ाई भी नहीं करी थी और ना ही मुझे उसकी किताबें मेरे पास पूरी दुनिया में कहीं से भी, चंडीगढ़ में तो अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। मैं वापस यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में 1 महीना रहा और वहाँ से मैंने सारी किताबें पढ़ी दोबारा से और प्लास्टिक पॉलीमर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी 3 महीने रह के। वो सारी किताबें लाया और यहाँ पे ला के उनकी फ़ोटोकॉपी करा के और फिर मैंने सारा करके और फिर मैंने अपनी पहली डाई बनाई और 6 महीने में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो आप ये सोचिए कि आज वो सब कुछ मेरे मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है। ना मुझे फ़ोटोकॉपी करने की ज़रूरत है, ना मुझे अगर कोई किताब खरीदनी है तो दुनिया के सारे स्टोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो नॉलेज का अवेलेबिलिटी 30 साल पहले, ठीक एक पीढ़ी पहले इतनी मुश्किल थी, लेकिन तब भी काम हुए, लेकिन अब भी काम हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत आसानी से हो रहे हैं। लेकिन कामों का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है जी। और इतना आसान नहीं है। शायद आज में जिसे कहा जाए कि 30 साल पहले जैसे मैंने साइकिल पे आके शहर में काम शुरू कर दिया, आज कर पाऊंगा तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। हाँ सर, बिल्कुल ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। नहीं, औखा था, चीज़ें कम थी, लेकिन सपोर्ट बहुत मिलता था। सोसाइटी में बहुत हेल्पफुल सोसाइटी थी। शहर में लोग कम थे तो सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अब शहर में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं। शायद मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मुश्किल वक्त है, तब आसान था। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਵਰਤੀਏ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਵਰਤੀਏ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਵੀਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ। ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕੀ स्पेशल है इसके ਵਿੱਚ? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे कि गन्ने की क्रॉप है, चीनी एक तिहाई है, 2 तिहाई बायोमास है। ज़्यादा वैल्यू इस बायोमास में है, ना कि चीनी में। लेकिन पूरी वैल्यू चेन 1 टन गन्ने से 6,000 रुपये बना के रुक जाती है। मेरे हिसाब से ये वैल्यू चेन कम से कम 20,000 रुपये तक जानी चाहिए गांव के अंदर ही। यानी वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम द प्रोडक्ट
जो शुगर केन प्रोडक्ट है 1 टन गन्ने से 6,000 की जगह हमारी 20,000 जानी चाहिए। और जब ये जाएगी तो अगर हम खेती करने के तरीकों को अच्छा करेंगे तो 1 हेक्टेयर गन्ने में खेत में जो आज हम गन्ना पैदा कर रहे हैं 50 टन 60 टन 100 टन, वो शायद 200 टन तक कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो वैल्यू आज 6,000 क्रिएट हो रही है वो 6,000 की जगह 40,000 की वैल्यू क्रिएट होगी। तो 6 टाइम्स इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन ये इकोनॉमी चीनी से नहीं बढ़ेगी, जो चीज़ चीनी नहीं है गन्ने में उससे बढ़ेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये जो बायोमास है, इसी बायोमास से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने हैं, इसी से कोयला बना है, इसी से ऑयल बना है, इसी से गैस बनी है, इसी से एलपीजी बनी हुई है। और यही वो मटेरियल है जिसको कि हम खेत पे और गांव में प्रोसेस नहीं कर रहे। और जब हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं तो एंड में क्या बचता है? न्यूट्रिएंट्स बचता है। ये न्यूट्रिएंट को ही खेत को जो सबसे ज्यादा जरूरत है, इसको गांव से दूर नहीं लेके जाना है जी। तो हमको गांव के अंदर और क्या चीज अवेलेबल है जो बहुत सस्ती अवेलेबल है? हमें जमीनें अवेलेबल है जी। जमीनें अवेलेबल हैं, उनमें खेती वाइबल नहीं है। तो अल्टरनेट खेती क्या करें जिसमें पानी भी बचे? तो सोलर पैनल्स, हम लोग रूफ टॉप सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, हमको फार्म टॉप सोलर पैनल्स की बात सोचनी चाहिए, जहां पे कि अनलिमिटेड लैंड अवेलेबल है। और 1 स्क्वायर मीटर का जो सोलर पैनल अगर लगता है तो वो 1 साल की जो 50 सेंटीमीटर की बारिश है उसका पानी बचा देता है, क्योंकि उसके नीचे तो खेती नहीं होगी। वो पानी आपकी पड़ोस की क्रॉप को मिल जाता है। तो अगर हम जैसे हम सोचें कि पंजाब की खेतों में 20% लैंड अगर सोलर पैनल से ढक दी जाए तो 20% पानी बच गया, और वो पानी बगल के खेत में इस्तेमाल होगा। और इस बिजली से जो हाइड्रोजन पैदा होगी वो इस खेत के जो वेस्ट कार्बन के अंदर जो एक्सेस कार्बन है उसको मिला के आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हो। वो हाइड्रोकार्बन की जो वैल्यू है वो जो खेती से हो रही इनकम का लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा जी। और ये काम खेत पे ही होगा, क्योंकि खेत पे के ऊपर ही ये सोलर पैनल्स लग सकते हैं, खेत पर ही बायोमास है, और वहीं पे न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग करना है, वहीं पे लोग हैं। ये काम किसी आप अर्बन सेंटर में नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। सर बिल्कुल, देखिए मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको कहूँ कि पहले मैंने अपनी कंपनी बनाई तो वो कंपनी जो है वो मेरी अपनी थी, और फिर मैंने पहले 15 साल अपनी ही कंपनी यानी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी। तो मैं जो है ना एक लेवल तक गया। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि अब आपको छोटा नहीं रख सकते, अब आपको बड़ा बनना है तो आपको लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी। तो किसी ने मेरे को समझाया लिमिटेड कर लिया तो फिर आपकी नहीं रही, फिर इसे बंद नहीं कर सकते। अब इसके बाद आपको तनख्वाह मिलेगी, अब ये वाली कंपनी अब आपकी नहीं रहेगी। मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं साहब, मेरी नहीं रहेगी, फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ 1500 लोग हैं, उनकी तो रहेगी और थोड़ी सी तो मेरी भी रहेगी। हाँ वो रहेगी आपकी, आप अपने हिसाब से चलाओ। तो मैंने मिल के जब कंपनी को बड़ा किया तो मैं बड़े बड़े काम कर सका, जो चीज़ शायद मैं अकेले नहीं कर सकता था वो सब कुछ किया। तो इसी तरीके से जो फार्म है, जो गाँव है, जो आज से 1000 साल पहले मिल के चलता था वो आज मिल के नहीं चल रहा है। उसके साथ वो अकेला चल रहा है, उसमें इंडस्ट्री नहीं है, उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, उसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी नहीं है। अब जब तक की चीजें इकट्ठी नहीं होंगी तब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती। सारी दुनिया से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज नहीं होगा तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ सकती। तो यही वजह है कि हमको एक एंटरप्रेन्योरशिप के रास्ते निकालने पड़ेंगे, हमको मिल के चलना पड़ेगा, जो आज मिसिंग है रूरल मतलब हम खेत, इंडस्ट्री और फार्मिंग को इकट्ठा करना पड़ेगा एक साथ। बहुत जरूरी है चीज। ये नहीं है कि ये गन्ने की खेती हो रही है तो गन्ने का खेत भी फैक्ट्री वाले का है और जो फैक्ट्री है वो भी किसान की है। तो इस पूरे सिस्टम में जो फार्म वर्कर्स हैं और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके साथ भी जो है जो जितना न्याय होना चाहिए या जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है।
क्योंकि अर्निंग नहीं है ना, फार्म लैंड ओनर्स के पास अर्निंग नहीं है, उनके खेत छोटे होते जा रहे हैं, उनके लिए फार्मिंग वाइबल ही नहीं है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ। बिल्कुल। तो इसके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा जिस पे सबको विश्वास हो, किसानों को विश्वास हो, लैंड ओनर्स को विश्वास हो, वर्कर्स को विश्वास हो, इन्वेस्टर्स को विश्वास हो, बैंकर्स को विश्वास हो, सरकार को विश्वास हो। तो ऐसा ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म जब बनेगा और जब मिल के टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम वो चीज़ ले पाएंगे कि भाई कि हमने अगर 1 किलो चावल पैदा किया तो उसके साथ जो है 25 रुपए का चावल नहीं है, उसके साथ 175 रुपए का एक हाइड्रोकार्बन है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, या कोई प्लास्टिक है, जो सब चीज़ें जो आज हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, वो डोमेस्टिकली इतनी बन जाएंगी कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं बजाय इंपोर्ट करने के। जी जी, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈ सकती है। नहीं, समय 30 साल पहले चंडीगढ़ के इससे जो है वापस यूनिवर्सिटी जाना पड़ा था, क्योंकि नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और आज मैं यहाँ बैठे हुए दुनिया की सब किताबें ढूंढ सकता हूँ। कितना वक्त लगा? 30 साल। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये लगभग मुझे 1992 तक ये प्रॉब्लम थी। 2002 में इंटरनेट आ चुका था और मैं अपने घर के अपने ऑफिस के कंप्यूटर में सब कुछ देख सकता था, और 2012 तक तो वो मोबाइल फ़ोन में आ गया था, और अब तो आप मतलब आप तो हाई स्पीड से मूवीज़ देख सकते हो अपने फ़ोन के अंदर 2022 तक आते आते। तो वक्त नहीं लगता है, वक्त बहुत जल्दी दुनिया में इंफॉर्मेशन और काम करने की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है, और हर एक जो गांव का बच्चा है, आज मैं देखता हूं कि वहाँ पे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुँच गया है, नॉलेज है उनके पास। तो बहुत तेज़ी से हो सकता है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। हम लोग जो है ना ये सोचते हैं कि सरकार आके हमारी मदद करेगी, बल्कि सरकार तो हमारी है, हमको सरकार की मदद करनी है, हमने टैक्स देना है और हमने आगे बढ़ना है। ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। विवेक जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 30 ਸਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ दरअसल है की है कि उससे विच खासियत है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी के साथ होगा, बड़ा सिंपलिसिटी, बड़ा सिंपल भी है। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि राजस्थान की सोलर पावर दिन में और रात में हिमाचल की हाइड्रो इलेक्ट्रिक को यूज करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाएगा। अब हाइड्रोजन हम एनारोबिक फर्मेंटेशन में गैस फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं। ये एथेनॉल एविएशन टर्बाइन फ्यूल में कन्वर्ट हो सकती है, या वो डायरेक्टली कार्स में और पेट्रोल में यूज हो सकती है। तो ये एक हिस्सा हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ उसको कार्बन चाहिए। तो पंजाब के, क्योंकि ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से बिल्कुल लगा हुआ है, तो पंजाब के गाँवों की पराली इस प्लांट में जाएगी, और 2 किलो पराली से 1 लीटर पेट्रोल इक्विवेलेंट फ्यूल तैयार हो जाएगा। क्या बात है। और ये समझ लीजिए कि 5 रुपए का पराली और उससे 50 रुपए का पेट्रोल, वो भी इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर। तो दोनों मटेरियल्स जो हैं, जो चीप ग्रीन पावर है और पराली है, उनसे इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव फ्यूल तैयार हो रहा है। अब रहा बात कि पानी से इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन मिलेगी। इस ऑक्सीजन को यूज करके हम 4-5 किस्म के एरोबिक फर्मेंटेशन, जिसमें कि डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, और साथ में जो हमारे लाइसीन और सिट्रिक एसिड जैसे फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि शुगर बेस्ड सबस्ट्रेट से बनेंगे। तो शुगर और ऑक्सीजन के फर्मेंटेशन से ये सब प्रोडक्ट बनेंगे। जो जितने भी प्रोडक्ट इस प्लांट में बनेंगे वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इट इज़ ए 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लांट, एंड ऑल्सो इस प्लांट में पानी का कंजम्पशन 0 है। बाहर से इंक्लूडिंग बारिश का पानी भी ये पानी प्लांट इस्तेमाल नहीं करेगा। वाटर में पॉजिटिव है,
और इस प्लांट में कोई बॉयलर नहीं है, कोई फ्यूल नहीं बर्न होने वाला, सभी कुछ जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर और फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि पराली का जो रेजिड्यू है वो एज ए फर्टिलाइजर वापस खेतों की तरफ जाएगा। तो पूरा का पूरा प्लांट एक तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि बिना CO2 एमिशंस के ग्रीन पावर यूज करके हम कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ है। देखिए, मैं भी ये मानता हूँ कि इस बारे में इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो पिछले 1000 सालों से रुक सा गया था। ये तो अब हमको पिछले 10, 15, 20 सालों में हम वापस जागरूक हुए हैं, वरना तो 50 साल तो हमने कार कोई नहीं बनाई इंडिया में। आज हिंदुस्तान में नई नई कारें डिज़ाइन हो रही हैं और बन रही हैं, लेकिन 30 साल पहले एम्बेसडर ऑफ फिएट और एक मारुति आई थी तब नई। तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग की फील्ड में अपने आप को एक किस्म की गुलामी से हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। शायद आज़ादी हमको 70 साल पहले मिल गई थी, लेकिन जो मेंटल जो स्लेवरी है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ वेस्ट करेगा या चीन करेगा या जापान करेगा, ये वाला माइंडसेट था हमारे अंदर। हमने लोकल टैलेंट को सपोर्ट नहीं किया, प्रमोट नहीं किया। शायद अर्ली 90s में जब मैं आया तो पहली बार ये चीज़ पॉसिबल हुई थी कि लिबरलाइजेशन आ गया था, मनमोहन सिंह जी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था और बहुत चीज़ें बदल गई थी उसके बाद से। तो धीरे धीरे टाइम लगता है और मुझे लगता है कि हमारे लोग जो है अब देख रहे हैं कि अब दुनिया के अंदर हर बड़ी कंपनी के ऊपर इंडियन बैठे हैं, तो इंडियंस का कॉन्फिडेंस वापस बढ़ रहा है और हमें जो है ना, जिस दिन 10-15 साल हम लोग फ्री होके और मन लगा के काम करेंगे तो हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत मज़ा आता है यंगस्टर्स के साथ काम करने में। मैं जो है हमेशा उन्हीं के चारों तरफ उन्हीं के बीच में घिरा रहता हूँ। मैं ऑफिस के बिल्कुल बीच में काम करता हूँ और मेरे ऑफिस में करीब 300 इंजीनियर्स हैं, जिसमें 50 से 100 तो वो लोग हैं जो कि बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 200 ऐसे भी इंजीनियर हैं जिन्हें मुश्किल से 2 से 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। तो बहुत ज़्यादातर हमारे कंपनी में जो इंजीनियर्स आते हैं वो फ्रेश इंजीनियर्स ही आते हैं और हम उन्हीं को ट्रेन करके, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में भी जाते हैं और हमें बहुत उसकी खुशी भी होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे उनकी ग्रोथ का हम कारण बने। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜੈਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੋਇਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਇਲਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? देखिए, वक्त बदलता है और उसके साथ साथ मेथड भी चेंज हो जाते हैं। शायद लकड़ी जला के हम आग तापते थे अपने बचपन में, आज हमारे AC की डायरेक्शन एक वाल्व लगा के बदल देते हैं, जो जाड़ों में अंदर को गर्म हवा फेंकता है, गर्मियों में बाहर को गर्म हवा फेंकता है। बिल्कुल सही। वो चीज़ बड़ी सिंपल थी। AC तो करीब 30 साल पहले हमने देख लिया था, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले ही मैंने पहला AC अपने कमरे में लगाया, जिसमें एक वॉल लगा दिया था। वो दोनों साइड में जाड़ों में एक तरफ फेंकता था, गर्मियों में दूसरी तरफ फेंकता था गर्म हवा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये है हीट पंप की, जो कि हमने शुगर फैक्ट्रीज में लगभग आज से 20 साल पहले अल खलीज शुगर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्लांट है, रिफाइनिंग करता है, वहाँ गन्ना नहीं आता है, दुबई में है, वहाँ पे हमने काम करना शुरू करा और वहाँ की टेक्नोलॉजी को देखते देखते मैंने रियलाइज़ करा कि ये काम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी करके देखें। लेकिन बड़ी फैक्ट्री एक बड़े शहर की तरह है, उसे बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक गाँव में जाओ तो वहाँ की प्रैक्टिसेस को बदलना बड़ा आसान है। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना गुड़ के प्लांट ऐसे बनाए जाएँ
जिनमें बॉयलर ना हो, जो टेक्निकली बड़े प्लांट से भी कहीं कहीं ज़्यादा एफिशिएंट हो। और अगर आप उनकी वैल्यू देखते हो तो भाई 1 टन गन्ने में से जो जो प्रोडक्ट निकल जाते हैं, जो गुड़ है, बगास है, ट्रैश है, वो बड़ी फैक्ट्री में जो 6,000 रुपये की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा है, जबकि उन्होंने ना चीनी बनाई, ना अल्कोहल बनाई, ना पावर बनाई, जस्ट गुड़, बगास और ट्रैश इकट्ठा करके बेच दी। तो इसका मतलब ये है कि खेत के पे पड़े हुए डिफरेंट कंपोनेंट की वैल्यू जो फैक्ट्री में आज वैल्यू क्रिएशन हो रही है उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ पॉसिबल इसलिए हुई कि एक छोटे से प्लांट के अंदर बिना बॉयलर के बिजली यूज करके ही काम हो गया, क्योंकि वो हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। शायद आज ये इन गुड़ के प्लांटों में वो टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करी है जो आज नहीं तो कल बड़े शहरों में भी जाके, यानी इन बड़ी फैक्ट्रियों में भी जाके इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। जी। लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, एक रास्ता दिख गया, अब शायद बड़ी फैक्ट्रीज के लिए इस रास्ते पे चलना आसान हो जाएगा। जिस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੂਥ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚੈलेंजेस ਤੁਸੀਂ फेस ਕੀਤੇ ਨੇ? बहुत मुश्किल। जैसे हमने पहला प्लांट बिल्ड कर रहे थे तो लोगों ने कहा एक छोटा सा बॉयलर तो लगा ही दो। तो मैंने उनको कहा कि ये तो तुम ऐसा कह रहे हो कि हवाई जहाज में बैठेंगे लेकिन पैराशूट लेके बैठेंगे। अब पैराशूट का वजन ही इतना होगा कि कोई भी जहाज उड़ ही नहीं पाएगा। तो भाई देखो, पैराशूट तो मैं देने वाला नहीं हूँ तुमको, इस प्लांट में बॉयलर नहीं लगेगा। तो साहब हीट कैसे आएगी, कैसे गर्म होगा? हर एक को ये था कि भाई हीट कैसे होगी। अगर मैं आपसे कहूँ इडली बनानी है और गैस नहीं जलानी है, आपको एसी की हीट से कंप्रेसर लगा के आप स्टीम बना लो, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये चीजें ये हुई उस प्लांट के अंदर, धीरे धीरे करके लोगों ने मुझे खुद ही बताया कि सर बिना बॉयलर के चल रहा है प्लांट, बिना हीट के चल रहा है, हीट रिसाइकिल हो रही है, हीट बाहर नहीं जा रही है। जब हमने इंसुलेशन कर दिया और कंप्रेशन से हमने हाई टेम्परेचर के वेपर्स बना लिए, तो वो एक बार बन गया, वही रिसाइकिल हो रहा है। तो जैसे कि एसी बिना आग जलाए आपके कमरे को गर्म रखता है, बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, उसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी में गुड़ बन जाता है बिना बाहर की हीट लिए या दिए। क्या बात है। ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ कि आओ ये फील्ड कमाल दी है? देखिए, जो हर एक की अपनी अपनी फील्ड होती है। तो मुझे जो अच्छा लगता है वो ये लगता है कि खेती में जो है ना, हिंदुस्तान दुनिया भर के लिए सबसे सस्ता और सबसे वाइड वैरायटी का फूड और हमारी डिशेस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करे, तो हम दुनिया के प्रेफर्ड फूड सेंटर बन जाए। और जो हमारे नॉन फूड बायोमास हैं उनको यूज करके पूरी दुनिया के हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन केमिकल्स, यानी कि जो ऑयल से नहीं आ रहे हैं या कोल से नहीं आ रहे हैं या गैस से नहीं आ रहे हैं, हमारे खेतों के रेजिडुअल बायोमास और हमारे देश की ग्रीन हाइड्रोजन से बने और पूरी दुनिया में सबसे अफोर्डेबल हो। जैसे कि आज हमारे देश में टेलीफोन सर्विसेज, जो मोबाइल टेलीफोनी है, वो दुनिया में सबसे सस्ती है। मैं चाहता हूँ दुनिया में सबसे सस्ता फूड भी पैदा हो, दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स भी बने, लेकिन वो सस्टेनेबल तरीके से बने, जिससे कि हम जो है ना ग्लोबली इकोनॉमी के भी लीडर हों और ग्रीन इकोनॉमी के भी लीडर्स हों। और शायद हमारे देश में सबसे अच्छी धूप है, सबसे अच्छी पानी है, सबसे अच्छी मिट्टी है, और न्यूट्रिएंट्स की भी कोई कमी नहीं है। अगर न्यूट्रिएंट्स ना होते तो पूरा देश हरा भरा कैसे होता। लेकिन हमने अपने देश में न्यूट्रिएंट्स का लॉस होना बचाना है, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करना है, पानी को रिसाइकिल करना है, मटेरियल्स को रिसाइकिल करना है। यानी जो कुछ हम बनाना चाहते हैं, इवन गार्बेज से भी हम एविएशन टरबाइन फ्यूल बना सकते हैं, सेम टेक्नोलॉजी यूज करके, जो कि हम बायोमास से एविएशन टरबाइन फ्यूल बना रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी से हम गार्बेज से भी एविएशन टरबाइन फ्यूल बना सकते हैं और सभी किस्म के प्लास्टिक बना सकते हैं। वो सारा मटेरियल जो पेट्रोकेमिकल से बन रहा है, यूरिया, पेंट, वार्निशेस, सॉल्वेंट्स, पॉलिएस्टर, यार्न्स, एवरीथिंग कैन बी मेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। और हम फूड पोर्शन को टच ही नहीं कर रहे। फूड
वो दुनिया में पहले अपने देश की डिमांड को पूरा करे और फिर दुनिया की डिमांड को पूरा करे, और हम दुनिया में प्रोसेस्ड फूड के किंग बन जाएं। ऐसा मेरा मानना है कि ये तभी हो सकता है जबकि हम ऑल पार्ट्स ऑफ द क्रॉप को और ग्रीन पावर को और सोलर एनर्जी को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न कल्चर और हमारी जो culinary जो एक्सपर्टीज है इन सबको यूज करके हम अच्छा काम करें तो हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं। ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।